इन्वायरमेंट के 2 क्लास हो चुकी हैं, जिन्होंने ना देखा हो वो देख लेंगे। छोटे छोटे लेक्चर हैं आपके, ठीक है। पहले में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस, दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा पॉल्यूशन डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, और 4 6 आपके यूनिट्स देखे थे जहां से क्वेश्चन कम से कम 27 साल से कंटिन्यू बनते जा रहे हैं। और मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बढ़िया है कि आप लोग क्रॉनिकल की बुक ले लो, प्रीवियस ईयर वाली ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी है, सेगमेंट के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है। अगर किसी भी बच्चे को इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 638840, सॉरी गाइस, 6388400361 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर सब यही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 1 आप लोगों को मिल चुका है, आज ये पार्ट 2 होगा लेक्चर 1 का। इसमें हमने बात की थी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हमने देखा था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या। अब हम लोग उसको पॉइंट टू पॉइंट आगे करते जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण कौन कौन से होते हैं, ये हमारा यूनिट 1 था, ठीक है। पॉल्यूशन की डिफिनेशन देखी थी, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखा था, ठीक है, कि एयर, लैंड, नॉइज, वाटर, लाइट। अभी इसको हम लोग डिटेल में आगे और करेंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना कैसे था, किसके अंडर में आता है, कैसी संस्था है, ये सारे क्वेश्चन प्री के हैं आपके, कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है 1971 में, जिसके अंडर में था, वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अंडर में था, ठीक है। और ये वाला है कि केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, पूरी तरह से आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी मैंने बताया था बायोमेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से, जब से कोरोना के बाद से, तो एक पूरा का पूरा इतिहास ही बदल गया। अब हम लोग जब बात करते हैं तो कोरोना को डेडलाइन की तरह रखते हैं, और फिर हम लोग बात करते हैं पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना, ठीक है। तो उसके जो प्री की बात करें या पोस्ट की बात करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर था उसमें काफी चेंज आया है। लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने देखा था हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी हमारी है नहीं, हमारे पास सोर्सेज की कमी है, स्टाफ की कमी है, ठीक है। हॉस्पिटल्स की तो फिलहाल कमी नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, फिर भी बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो सफिशिएंट है, लेकिन उसके मेंटेनेंस, उसमें रिसोर्सेज, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें स्किल्स पर्सन की कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेंस में आप लोग लिख सकते हैं कहीं से भी। जैसे एयर क्वालिटी की बात की थी हम लोगों ने, तो इसमें हम लोगों ने देखा था क्या ये वाले तो सारे पॉल्यूशन हमको पढ़ने हैं, और मैंने ये भी कहा था ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही चलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लेक्चर 1 के ही सारे टॉपिक में कंप्लीट होगा, नहीं। जब बायो वाला पढ़ेंगे तो ये वहां कंप्लीट होगा, जब न्यूक्लियर पढ़ेंगे तो वहां होगा, इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे तो वो वहां पर होगा, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। एयर पोल्यूशन में हम लोगों ने बात की थी कि देखो एयर पोल्यूशन है क्या, कि ये वाला जो टॉपिक है आपका, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 का प्रयोग किसने किया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया है। इसने क्या किया है, इसने ऐसे 12 मानक सेट करे हैं, मतलब 12 पोल्यूटेंट गैसों को आइडेंटिफाई करा है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, हेल्थ के लिए आपकी नुकसानदायक है, ठीक है, डेंजरस है। उनमें से ये एक एक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक साल, घुमा घुमा के। प्रीवियस ईयर देखिए आपको पता चल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंड पार्टिकल्स, PM10, PM कल वाला ही है, देखिए फिर से पीडीएफ ये सही नहीं हो पाया, इसको 2.5 करिएगा। देखिए हिंदी वाले में 2.5 लिखा है, इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही करना है, इसको जरा कर लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, लेड, ओजोन, अमोनिया, बेंजीन, आर्सेनिक, निकेल, इन सब पर कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये आपको 12 गैसें बिल्कुल याद होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन एक्ट, अगर आपसे कहते हैं कि 1982 है, 1981 है, 1983 है, या नन ऑफ दीज है, तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन एक्ट आपका 1981 है, ठीक है। इसी का यूज करते हुए क्या किया है, इसी का यूज करते हुए एयर क्वालिटी को मापा गया है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स देखे गए हैं और इन 12 गैसों को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये कल हम लोगों ने क्लियर किया था कि ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, वाटर वेपर के साथ मिल जाती है और क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
एसिटिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो किसको जो किन किन क्या क्या करता है आपका, स्मोक हो गया, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा करता है, हेल्थ इफेक्ट्स पैदा करता है, ठीक है। हमारा जो इंफ्रा बना हुआ है, जो हमारे मोर्नामेंट्स होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको भी ये क्या करता है, उनके भी लेयर्स में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, ठीक। इसके स्रोत भी देखे थे कि जैसे वॉल्केनो हो गया, वॉल्केनो से जो गैस निकलती है, ठीक, उसमें से वाटर वेपर भी निकलता है। व्हीकल्स हो गए हमारे, कोल हो गया, जहाँ पे जो कोल फील्ड होती है, जहाँ पे माइनिंग वगैरह की जाती है, ठीक। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, ये रेड ब्राउन गैस होती है, इसको भी हम लोगों ने देखा था कि ये किसके किसके लिए नुकसानदायक होती है। पेड़ों में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि, सॉरी, पेड़ों में वृद्धि को ये रोकती है, ठीक है, सिंपल सा है, कल हमने डिस्कस किया था। पेड़ों में वृद्धि को रोकेगी, डिक्रीज प्लांट ग्रोथ, ठीक है, द लीड्स टू प्रॉब्लम लाइक एसिड रेन, ये भी एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑब्वियसली इसके सोर्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो वही गाड़ियों का चलना, कोयला संयंत्र, ज्वालामुखी, फसलों के अपशिष्ट जलाना। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने हरियाणा पंजाब का, दिल्ली के टाइम पे जो फॉग बन जाता है आपका दिल्ली में, तो वो फॉग जो आपका होता है वो ये जो आपकी क्रॉप वेस्ट होता है, इसी को जो जलाया जाता है, जिसको पराली बोलते हैं, उसी से वो होता है, ठीक है। और वो जो गैस होती है वो आपके लंग्स में जा रही है, आपके हार्ट में जा रही है, तो वो समस्याएं पैदा कर रही है। तो नाइट्रोजन है, फिर है पीएम पार्टिकल्स। तो पीएम पार्टिकल्स भी आपके देखिए 2-3 तरह के होते हैं, कई तरह के मेजर किए जाते हैं, जिसमें मेनली जो 2.5 और आपके 10 होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, हमारे साथ हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जब हम लोग इनहेल आउटहेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये हमारे साथ ब्रीथिंग टाइम में हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। और इसको हमने देखा था कि ये क्या होता है, ये शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और ब्लड में ये क्या करता है, मिक्स होने लगता है, और जब ये ब्लड में मिक्स होता है तो ये बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है, ठीक है। ये तो हमारा कल का रिवीजन था। टॉपिक हमने कहाँ पे छोड़ा था, एल्बिडो पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एल्बिडो। तो एल्बिडो होता क्या है, सबसे पहले देखिए, एल्बिडो पर एक नहीं कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पहली चीज तो ये क्लियर रखिएगा, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी टर्मिनोलॉजी है उसे पकड़ के चलना है। जैसे एल्बिडो हो गया, एरोसोल हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, टाइप्स ऑफ कार्बन हो गया, रिस्पॉन्सिबल ऑफ कार्बन हो गया कि कार्बन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ एक चीज ये भी है कि टाइप्स ऑफ, जैसे कि ग्रीन कार्बन है, तो ग्रीन कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ब्लू कार्बन कहाँ पर होता है, ब्लैक कार्बन कहाँ पर होता है। तो ये स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें फिर हमारा क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हमने टर्मिनोलॉजी को नहीं पढ़ा था। तो टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले हमें पकड़ना है और फिर उसी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आज हम लोग 3 टर्मिनोलॉजी करेंगे, उसमें सबसे पहले हमारा एल्बिडो, एरोसोल, उसके बाद फिर समुद्रों का ऑर्सेनिक एसिडिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, समुद्रों का अम्लीयकरण। तो चलिए एल्बिडो की बात करते हैं। पिक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोग आज यहाँ पढ़ रहे हैं, एक बार इसको ऊष्मा बजट में भी पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में भी जब एनर्जी बजट पढ़ाया जाता है तो वहां पर भी ये बताया जाता है। क्योंकि जो सन होता है, वो सन जब हमें लाइट देता है तो वो प्रॉपर लाइट हम तक नहीं पहुंचती है, वो बहुत सारे मोड से होती हुई आती है। कभी कभी कुछ मीडियम ऐसे हो जाते हैं जिनसे वो ऐसे करके आई, ऐसे करके और ऐसे चली गई। तो एल्बिडो क्या है, तो एल्बिडो सिंपल सी भाषा में क्या कहा जाता है, वो एल्बिडो सोर्स आपका वह हिस्सा होता है जो पृथ्वी को परावर्तित कर देता है, ठीक है। मतलब ऐसी कणें देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये पृथ्वी तक नहीं आ रही है, ये देखिए यहाँ पर हैंड है, वो देखिए, ये देखिए यहाँ पर आया, यहाँ से ऊपर चला गया, ये देखिए ये इधर आया, ये यहाँ। तो जो सन तक नहीं, मतलब सन की वो रेज जो पृथ्वी पे आने से पहले ही क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, उन्हें एल्बिडो कहते हैं। आगे और अच्छे से इसको समझते हैं। एल्बिडो इज द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। एल्बिडो सूर्य ऊर्जा का वह भाग है, समझिएगा कि एल्बिडो सूर्य ऊर्जा का वह भाग है। सूर्य ऊर्जा क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, सिंपल सी चीज है, सूर्य रेडिएशन जो होते हैं वो जो हम तक आते हैं वो क्या होती है, सूर्य एनर्जी होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सूरज की वो किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, पहुंचने वाली होती हैं, या बिना पहुंचे ही वापस हो जाती हैं।
तो एल्बिडो इज अ पोर्शन ऑफ द सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बैक इनटू स्पेस। तो क्या कहना है, जो पृथ्वी की सतह से वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होती है, यह एक परावर्तन गुणांक है और इसका मानक 1 से कम है। ये भी याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि इट इज अ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हैज अ वैल्यू ऑफ लेस देन 1, तो कितना होता है, वैल्यू इसका 1 होता है। फिर है व्हेन द सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू एट एटमॉस्फेयर, तो फिर वही वाली बात है ना कि जब सौर किरण या विकिरण वायुमंडल से होकर गुजरती है, वायुमंडल क्या है हमारा, फिर आपकी वही ज्योग्राफी वाली बात है, जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि वायुमंडल क्या है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये इसके ऊपर यहाँ से ये पूरी पाई जाने वाली क्या है, गैसें हैं, और ये गैसें क्या है आपकी, अभी देखिए हम बनाते हैं इसको ऐसे करके, एक डायग्राम बना होता है ज्योग्राफी की में, जिसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब पृथ्वी तो हमारी ये है, जो ट्रोपोस्फीयर पे ही है हम लोग, ठीक। फिर जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी की ये सब, अगर आपने एक पैर ऊपर रख दिया ना तो आप वायुमंडल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी मेरा हाथ है ना, ये वायुमंडल में ही है, ठीक। तो आप जो पृथ्वी की सतह से ऊपर आए तो वो सब क्या है, एयर है। जहाँ पे एयर है तो आपको पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, और इसीलिए हमने पहले कुछ गैसें देखी, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखेंगे, ठीक है। अभी और भी गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम भी देखेंगे, और हीलियम तो फिलहाल मिलती नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। ओजोन, सल्फ्यूरिक, ये सारी हम लोग पढ़ते हैं गैसें। तो ये वाली गैसें क्या है, ये देखिए, ये ऊपर का जो ये पार्ट है ना, ये आयन मंडल तक, ये सब आपका कहाँ हो जाएगा, ये सब वायुमंडल में हो जाएगा और सब शिफ्ट होता जाएगा, लेकिन हम लोग कहाँ तक देखते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर तक। ये सब ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है, जब ज्योग्राफी करेंगे तो अच्छे से इसको डिटेल में करेंगे गाइस। अभी हम लोग यहाँ तक इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसका गुणांक कितना होगा, लेस देन 1 होगा। जब सौर विकिरण पृथ्वी से होकर गुजरता है तो इसकी एक निश्चित मात्रा बिखरी हुई होती है। फिर वाली बात समझिए, ये सन है, ये सन है, ये लैंड है, और ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो अब जब इस एटमॉस्फेयर में देखो, यहाँ पर लैंड भी है, ट्री भी है, नदियां भी है, ठीक है, समुद्र भी है, घर भी बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक, और माउंटेन्स भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक। अब ये सन की कुछ रेज यहाँ पड़ सकती है, कुछ यहाँ पड़ सकती है, कुछ यहाँ पड़ सकती है, हो सकता है कुछ अर्थ के ऊपर डायरेक्ट पड़ जाए, है ना। तो यही वाली बात है कि तो इसकी एक निश्चित मात्रा बिखरी हुई है, परावर्तित और अवशोषित होती है। विकिरण के परावर्तन योग को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो इनका जो योग्य होगा ना, अभी इसको हम लोग ऊष्मा बजट में समझेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ एल्बिडो टर्मिनोलॉजी को समझना है, ये समझिए। एक साथ सब कुछ हो जाएगा तो बहुत ही क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे बस 2 बातें याद रखनी है। सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा एल्बिडो, पोलर रीजन पे, और सबसे कम कहाँ पर होता है, लैंड पोर्शन पे। उसका रीजन, क्योंकि जब सन आता है तो सबसे पहले कहाँ होता है, वो पोलर रीजन की तरफ अपने आप को पूरी तरह से जाता है, और रेडिएशन वहां पर बहुत कम पहुंचते हैं। ये भी ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है कि अब जैसे कि ये सन है आपका ना, और ये अगर हम लोग पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी इस तरह से आपकी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। ये आपका इक्वेटर हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अब सन जब इक्वेटर पे होगा तो सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे जाने में उसे कम लगेगा, है ना। रेडिएशन कम कहाँ पहुंचेंगे, रेडिएशन कम पहुंचेंगे आपके सोलर पर, सॉरी पोलर पर, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। एल्बिडो, सिंपल सी बात समझ में आई कि एल्बिडो क्या है। एल्बिडो जो भी परावर्तित और अवशोषित होती है, अवशोषित अभी हम लोग देखेंगे क्या होती है, कुछ ओशन के द्वारा होती है, उसको ब्लू बोलते हैं, कार्बन, ठीक है। कहीं पर आपका ये क्या होगा, ग्रीन होगा, ग्रीनरी वगैरह होगी तो ग्रीन कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कार्बन
अवशोषित किया जाता है पेड़ों के द्वारा, समुद्र के द्वारा, वैसे ही आपकी सनरेज भी अवशोषित की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। किसके द्वारा? पानी के द्वारा, तभी तो पानी गर्म हो जाता है। ग्लेशियर्स के द्वारा, तभी ग्लेशियर्स पिघलने लगता है। तभी तो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। एक तो एल्बिडो इफेक्ट, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो इन्वायरमेंट तो बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग एल्बिडो के बाद आते हैं एरोसोल पर। एल्बिडो अगर क्लियर ना हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा। सिंपल सी चीज है, पृथ्वी के ऊपर आने वाली सूर्य की वो किरणें जो पृथ्वी पर आने से पहले ही लौट जाती है और जो पूरी आ जाती है, उनके बीच का जो बैलेंस होता है उसे हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, और मेन बात अगर एक लाइन में बोले तो एक बात इसकी बस यही है कि एल्बिडो सूर्यताप का वह हिस्सा होता है जो पृथ्वी को परावर्तित किए बिना लौट जाता है, जो पृथ्वी के ऊपर कोई चेंजेस ना लेकर आए। कैसा है? परिवर्तित किए बिना ही लौट जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एरोसोल के ऊपर। तो एरोसोल होता क्या है? देखिए, मैंने दो बात एक साथ बोली थी, कंफ्यूज मत होइएगा कि एल्बिडो और कार्बन की बात कर रहे थे। कार्बन हम लोग एरोसोल में पढ़ते हैं, ठीक है, और एल्बिडो सन रेडिएशन को हम लोग एल्बिडो में देखते हैं। ठीक है, मैंने दो बातें वहां पर की थी और दोनों का डिफरेंस यही है, जब हम लोग एरोसोल में आते हैं तो कार्बन को देखते हैं और जब एल्बिडो में होते हैं तो किसको देखते हैं? सनरेज को देखते हैं कि वो कौन कौन से, जैसे कि कुछ 90% एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ 10% एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ 40% एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जितना भी होगा सब 100% से ही होगा। ठीक है, ये हम लोग एनर्जी में देखेंगे। एरोसोल की बात करते हैं तो एरोसोल क्या है आपका? एरोसोल ऐसे पीएम कण होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे? सपोज डेट कि आपने कोयला लिया या पेपर लिया, उसमें माचिस लगा दी तो वो जल जाएगा। जलने के बाद क्या होगा? उसके पार्टिकल्स हवा में, आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में ऐसे ऐसे उड़ने लगते हैं। देखा होगा सबने, कुछ ना कुछ कभी जलाया होगा तो कुछ हल्के हल्के से कण हम उसमें उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वो बड़े कण नहीं, वो छोटे छोटे कण जो होते हैं, जो हमें पूरी तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं या धुआं पैदा करते हैं या बहुत उस तरह का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? महीन वाले कणों को एरोसोल कहते हैं। तो एरोसोल ऐसे पीएम कण होते हैं जिनका आकार 1 माइक्रोन से भी कम होता है। एरोसोल आर सच पीएम पार्टिकल्स whose size is less than 1 micron. ठीक है, if the aerosol is formed from any fossil fuels, coal etc. अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि कोई भी जीवाश्म होगा, ईंधन होगा, कोयला होगा? क्योंकि जीवाश्म भी तो जलाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म क्या है? कोयला भी तो जीवाश्म से ही बना है। अगर फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल्स वो एनिमल्स के भी तो हो सकते हैं, इसलिए जब उनको जलाया जाता है तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में आते हैं, जो उनमें महीन वाले पार्टिकल्स होते हैं 1 माइक्रोन से कम वाले, उनको हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, मतलब ये धुएं की तरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये धुएं की तरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक कार्बन बोला जाता है। अभी देखिए ये क्या है आपका? ब्लैक कार्बन कहा जाता है। ब्लैक कार्बन का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्बोसिस एरोसोल कार्यक्रम लागू किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कार्बोसिस एरोसोल प्रोग्राम कार्बोनेसियस प्रोग्राम चालू किया है। किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। क्यों किया है वो भी देख लेते हैं, कब किया है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नेशनल कार्बोनेसियस एरोसोल प्रोग्राम was launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री कौन सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री कौन सी है। और सिंपल सी चीज है, जब इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एक लॉजिक है कि अगर वेलफेयर की बात हो रही है, वुमेन वेलफेयर की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में चला जाएगा। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड वाले में। अगर बात हो रही है आपकी लेबर की तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में चला जाएगा। बात अगर पेट्रोल की हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में चला जाएगा। उसी तरह से बात अगर इन्वायरमेंट की हो रही है तो ऑफकोर्स वो मैटर कहाँ चला जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इन्वायरमेंट से जुड़े हैं, आपको नहीं पता है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, एरोसोल की बात हो रही है या कार्बन की बात हो रही है, तो
80% आप ये देख सकते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का ही होगा। अब बहुत कम होता है कि कभी किसी के इनिशिएटिव के साथ, किसी की हेल्प के साथ या कुछ और कर दें या कोई और इनिशिएटिव ले ले ना, अदरवाइज तो मैक्सिमम आपको 80% यही से क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको नहीं पता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट होता है, बहुत नियर के ही दे देता है ऑप्शन, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में आप लगा सकते हैं सिर्फ, ठीक है। ऑन मार्च 29, 2011 टू एड्रेस कार्बोनेसियस एरोसोल इफेक्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। तो ये कब देखा गया, ये इनके द्वारा देखा गया और बताया गया कब, 2011 को जलवायु परिवर्तन पर कार्बोयुक्त एरोसोल प्रभावों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय कार्बोनेसियस एरोसोल कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था, 2011 में किया गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कार्बन हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है, इसलिए ये हमेशा बना रहता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की। तो मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, बस ये पॉइंट है, आप समझ लीजिए, कभी डिटेल में आपसे पूछने वाले भी नहीं है। एरोसोल समझ में आ गया। ऐसे पीएम का जिनका आकार 1 माइक्रोन से भी कम होता है उन्हें क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। यदि एरोसोल का निर्माण किसी जीवाश्म ईंधन कोयले से हो जाए, ठीक है, अब अलग अलग तरीका होगा ना, ईंधन जल रहा है, देखिए शिप में क्या जल रहा है, ईंधन जल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्रॉप वेस्ट जल सकता है या अदर में कुछ हो सकता है, लेकिन ये क्रॉप वेस्ट है, ठीक है, ये ग्रीन है कार्बन है, ये ब्लू कार्बन है जो समुद्रों में देखा जा रहा है। क्योंकि कार्बन क्या करता है, जब कार्बन उड़ता है तो वो कहीं ना कहीं जाता है, फैलता है, और जब वो कहीं ना कहीं फैलता है तो वो कहीं पर डिपॉजिट होता है। जब वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है तो वहां पर अपना इफेक्ट छोड़ देता है। सपोज दैट कि एक ग्लेशियर पर हमने देखा, आप नेट पे डालिएगा ग्लेशियर, ठीक है, कार्बन क्या था, ग्लेशियर था और वो वाइट वाइट सा बढ़िया था, और उसके ऊपर क्या हुआ, उसकी पीक पे और साइड में इधर उधर क्या देखने को मिल रहा है, वो ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो कार्बन को अवशोषित कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उसके ऊपर चिपका जा रहा है, तो वो अपने इफेक्ट छोड़ेगा, और जब वो अपने इफेक्ट छोड़ेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, गर्मी पैदा करेगा, उसमें से बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, होता है तो उसे क्या बोला जाता है, ब्लैक कार्बन बोला जाता है। हमने क्या बोला है, देखिए, ब्लैक कार्बन किसको बोल रहे हैं, जीवाश्म ईंधन कोयला आदि से जो धुंध निकलता है उसे ब्लैक कार्बन कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो क्या होगा, इसमें ब्राउन कार्बन भी आएगा आपका, ब्लू कार्बन भी आएगा। एक मिनट पानी, ठीक है, ब्लू कार्बन भी आएगा आपका, क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल सा छोटा सा बन सकता है कि ब्राउन कार्बन क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि ब्राउन कार्बन क्या होता है। तो एक लाइन में बात कही जाती है, जब हम लोग किसी फॉसिल फ्यूल को जला दें तो ब्लैक कार्बन, लेकिन जब हम लोग खेत के या एग्रीकल्चर के वेस्ट को जला दें तो वहां से जो वेस्ट निकलेगा, वो उसका जो धुंध होगा वो क्या होगा, ब्राउन कार्बन होगा। ब्लैक कार्बन देख रहे हैं, ईंधन जल रहा है। ब्लू कार्बन क्या हो गया, ब्लू कार्बन आपका समुद्रों द्वारा अवशोषित कार्बन होता है। समुद्रों ने जिस कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कार्बन था वो फैल रहा था सब जगह, तो पानी से चिपका, उसी में गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, तो वो मरीन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, वो कोरल रीफ को डिस्टर्ब कर देगा। कार्बन जब हमारे लिए नहीं अच्छा है तो हमारे जो स्पीसीज है उनके लिए कैसे अच्छा हो सकता है, तो उनके लिए भी वो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ग्रीन कार्बन, तो ग्रीन कार्बन क्या होगा, जो पेड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। तो पेड़ों के द्वारा जो अवशोषित किया जाएगा मतलब क्या है, अब कहीं पे आग लगा दी आपने तो पूरे पेड़ क्या होंगे, पेड़ों में भी तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऑब्वियसली फिर वो जो ग्रीन कार्बन को उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, बस टर्मिनोलॉजी पकड़ के चलना है इन्वायरमेंट में, जहाँ जो डिटेल में करवाने वाला है वो करवाया जाएगा। तो मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का 50% भाग वायुमंडल में जाता है, यही तो चिंता का विषय है, और इसी को तो रोकना है। इसीलिए तो पेरिस समझौता, रियो डी जेनेरियो, पता नहीं कितने सारे सम्मेलन, सब कुछ हो रहा है। रिपोर्ट पे पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। WHO क्या कह रहा है कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो
बहुत सारे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम किसका वो है, यूनाइटेड नेशन के अंदर ही एक बना हुआ एक संस्था है, ठीक है। और किसके लिए काम करती है, पूरे विश्व के इन्वायरमेंट के ऊपर वो काम करती है, जहां से पता लगाती है कि कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ क्या बुरा हो रहा है। रेटिंग जारी करती है जिसमें देखा जाता है, हमारे वहां भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है जिसमें देखा जाता है कि किस तरह से किस राज्य ने क्या किया है, पेड़ लगाए हैं कहाँ कम हो गए हैं, ग्रीनरी कहाँ ज्यादा है, ग्रीनरी कहाँ कम है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने कितने ट्रीज बढ़ाए हैं, ठीक है। ऐसी रिपोर्टें आ रही है। तो अब आप देखिए कि इन्वायरमेंटल कार्बन कितना है, 50% ऑफ ह्यूमन जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू द एनवायरमेंट और 26% इज एब्जॉर्ब बाय ट्री। समझ रहे हैं, 50% जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं उसका 26% कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन जी, ग्रीन जी, ठीक है। जो क्या कहला रहा है, ग्रीन कार्बन कहला रहा है। 24% एब्जॉर्ब बाय द ओशन, अब उसका 24% जो है समुद्र कर ले रहे हैं, ठीक है। इट इज अ प्रमोटिंग ओशन एसिडिफिकेशन। अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, मैंने कहा था ना कि 3 टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है आज, तो उसमें हम लोग कहाँ पहुंच गए, समुद्रों का अम्लीकरण। तो अब आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि समुद्रों का अम्लीकरण होता है, चाहे स्टेटमेंट नीचे दे दो और उसमें एक गलत हो 3 सही हो, नीचे आपको ABC सॉरी 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन बना के दे दो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो 50% जो कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। अच्छा, अगर ये ह्यूमन कर रहा है तो फिर नेचर भी कुछ कर रहा है, ऑब्वियसली जंगलों में आग लग जाना, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस है। कल प्रोसेस है सॉरी, हम लोगों ने कल में देखा था कि 2 तरह से होता है पॉल्यूशन, ह्यूमन मेड भी होता है और नेचर मेड भी होता है, ठीक है। नेचर मेड होता है तो इट्स ओके, क्योंकि उसका हम कुछ कर नहीं सकते, हमें बचना चाहिए उन चीजों से और ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े। और इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर ना पड़े वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इन्वायरमेंट पर प्रेशर पड़ेगा तो उसका निगेटिव एस्पेक्ट हम पर आप पर ही पड़ने वाला है, ठीक है। इसीलिए अब 50% ह्यूमन कर रहा है, बल्कि ये रेशियो और भी ज्यादा है, लेकिन ऑफिशियल अभी नहीं है तो हम इसे 50% ही लेंगे, जिसमें 26% ट्रीज, 24% किसके द्वारा, ओशन के द्वारा। तो ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, अम्लीकरण के लिए, किसके, समुद्रों के। नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि समुद्रों का अम्लीकरण क्या होता है। ये देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखिए ये सब चल रही थी मशीनरी, ये सब निकला और ये निकल कर चला गया समुद्र में। समुद्र में गया तो ये देखिए हमारा ये मरीन सिस्टम, मरीन सिस्टम क्या है, हमने आपसे फिर बोला था कि हमारे पास अब इतना लैंड नहीं बचा है जिसपे हम प्रोडक्शन करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, इसलिए अब हम किसके ऊपर स्विच कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि सीतारमण ने क्या किया था, ब्लू इकोनॉमी की बात की थी, इनविजिबल हैंड्स की बात करती है वो। तो आखिर ये सब है क्या, ये सब धीरे धीरे हम लोग जान जाएंगे इन सारे टॉपिक्स में, ठीक है। एसिडिफिकेशन की बात करें तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखिए एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो हम लोगों ने सिंपल भाषा में समझा था कि सूर्य का वह पीएम कर सॉरी एल्बिडो सूर्य तक का वह हिस्सा होता है जो पृथ्वी को परावर्तित किए बिना ही लौट जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी एरोसोल की। एरोसोल क्या होता है, 1 माइक्रोन से भी कम के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ईंधन जलाने से, कोयला जलाने से या जीवाश्म जलाने से आते हैं, उन्हें ब्लैक कार्बन कहा जाता है। फिर हमने देखा कि नेशनल कार्बोनेसियस एरोसोल प्रोग्राम क्या है, तो वो भी हमने देखा कब लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। इसमें भी हमें कार्बन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ कार्बन की, तो जिसमें ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्लैक और ब्राउन कार्बन देखा। ये देखिए और एक लाइन अंडरलाइन करिएगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स है और जो आपके कोल है उसको जलाने से जो निकल रहा है, ठीक है। इस वाली बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे इसमें आंसर गलत कराते हैं। फॉसिल फ्यूल हो गया, फ्यूल हो गया और कोल हो गया, इनसे निकलने वाला धुआं क्या कहलाएगा, एरोसोल में ब्लैक कार्बन कहलाएगा, ठीक है। एरोसोल का निर्माण करेगा और वो क्या होगा, ब्लैक कार्बन होगा। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अगर
ये देखिए खेत से हो रहा है, ये ब्लैक कार्बन देखिए इधर से हो रहा है, ब्लू कार्बन और ग्रीन कार्बन। 26% किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ट्री के द्वारा किया जाता है। और सोचिए हम लोग पेड़ों के साथ क्या कर रहे हैं, उनको काटते हुए जा रहे हैं। 24% ओशन के साथ किया जाता है, ठीक है। और ये किसको प्रमोट कर देता है, समुद्रों में अम्लीकरण को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि समुद्रों में अम्लीकरण क्या है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि समुद्र का जो बैलेंस है ना, अब जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस था, हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसें पाई जाती है उसमें आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कम हो जाए तो पेड़ों के लिए दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। तो हमारे लिए भी वैसी ही दिक्कत है, ऑक्सीजन जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, तो इट्स ओके। कम ज्यादा हो गई तो अप डाउन हो जाएगा। तो उसी तरह से समुद्र का भी अपना एक क्या है, पूरा स्केलिंग है, हर तरह की स्केलिंग है इसमें। कितना ऑक्सीजन है, कितना मरीन सिस्टम है, कितना किसमें कौन सी प्रजाति जो है सरवाइव कर पाएगी, किसमें कौन सी प्रजातियां सरवाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने मरीन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है कि ये जो कार्बन है ये कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। समुद्र में जाने का मतलब क्या है कि वो नीचे पानी के जाएगा, हमारा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। अभी हम लोग इसको और डिटेल में करेंगे, आप लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा। एज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन द सी वाटर, इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड डिक्रीजिंग द ओशन पीएच। पीएच क्या होता है, पानी का मान होता है ना, पीएच लेवल। हम मतलब मानों के लिए कितना सही है, उसका कितना होता है। तो देखिए आपको कितना होता है, पीएच 7 है ना, अगर उससे कम होगा तो फिर पानी पीने योग्य नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिवली नोन एज अ ओशन एसिडिफिकेशन। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के पानी में घुल जाता है, यह कार्बनिक एसिड बनाता है, जिससे समुद्र का पीएच लेवल, मतलब जो समुद्र की क्वालिटी, समुद्र के पानी का जो क्वालिटी है वो क्या होता है, वो क्वालिटी उसकी कम हो जाती है कुल मिलाकर। डॉल्फिन बनाया गया ना संस्थान संरक्षण के लिए भागलपुर पटना में, 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे कि कहाँ बना है, पटना में या भागलपुर में। तो पटना में बना है पहला ऑप्शन है, भागलपुर दिया होगा तो पटना के भागलपुर में है। और उसमें फिर आंसर क्या लगाना है, पटना भागलपुर दोनों होगा तो भागलपुर में आंसर लगेगा वो, ठीक है। Present ocean acidification occurs approximately 10 times faster than anything. अब ये सोचिए किससे ज्यादा हो रहा है, 10 टाइम फास्टर है। एनीथिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लास्ट 300 मिलियन ईयर्स, ठीक है। एक प्रक्रिया ऐसे सामूहिक रूप से समुद्र के अम्लीकरण के रूप में जाना जाता है। वर्तमान महासागरीय अम्लीकरण पिछले 300 मिलियन वर्षों के दौरान अनुभव की गई किसी भी चीज की तुलना में लगभग 10 गुना तेजी से होता है, ठीक है। उसका रीजन हम आपको बता दें क्यों होता है, या आप मुझे बताइए क्यों होता है। 1वीं क्लास चल रही है तो मुझे ही बताना पड़ेगा कि क्यों होता है। आप स्टीमर लेके जा रहे हैं, उससे जो ईंधन जल रहा है उससे ब्लैक कार्बन निकल रहा है, कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। अब जेट लेके निकल रहे हैं, ठीक है। मिसाइल्स लेके जा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन तो उसके अंदर क्या टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जला तो ईंधन ही रहे हैं ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे इस चीज को, कौन कौन सा हाइड्रोजन के साथ क्या क्या यूज होता है, तो कैसे कैसे बनता है वो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। और किसको डिस्टर्ब कर रहा है, पूरे के पूरे मरीन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो और कितनी ज्यादा तेजी से कर रहा है, 10 टाइम कर रहा है। और कब से देखा गया, 300 मिलियन सालों से देखा जा रहा है, ठीक। जिसे CO2 के कारण वातावरण रसायन विज्ञान में परिवर्तन के अनुकूल महासागर प्रणालियों की क्षमता खतरे में पड़ जाती है। सिंपल सी चीज है कि अगर आपका कार्बन आपके पीने के पानी में अगर गंदा पानी मिला दिया जाए और आप उसको पी लेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो समुद्र का पानी है उसमें जब बाहर की चीजें जाती हैं तो वो क्या करती है, मरीन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। मरीन सिस्टम के डिस्टर्ब होने का मतलब सिंपल सा होता है कि उसके अंदर की जो स्पीसीज है उनको, उनकी जान को खतरा, ठीक है, उनकी हेल्थ को खतरा। अब जैसे कि बात करें कोरल रीफ की, तो समुद्र में जो ढेर सारे जो रंग बिरंगे पेड़ पाए जाते हैं उनको कोरल कहते हैं, ठीक है। और वो एक आइडियल सिचुएशन में ही रह सकते हैं।
तो वो आइडियल सिचुएशन क्या होती है, जब बिगड़ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। दिक्कत होने का मतलब है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली वो मर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां जो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी वो रेड लिस्ट उसमें चली जाएंगी। ठीक है, एक अध्ययन के अनुसार 1885 में समुद्र जल का पीएच कितना था, 8.2 था, जो 2005 में 8.1 रह गया है। और CO2 के स्तर को कम नहीं किया गया तो 7.8 रह जाएगा। 7.8 बहुत कम होता है। ठीक है, और कब तक हो जाएगा ये आपका 2044 तक। और ये 2044 डेटा गलत है, अभी ये फिर संशोधित होगा और ये फिर बताया जाएगा कि नहीं ये 2035 तक ही हो जाएगा, 30 तक ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेजी से पोल्यूशन बढ़ रहा है ना गाइस कि आप लोग कुछ कर नहीं सकते। सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट समुद्रों में जा रहा है, सारे न्यूक्लियर वेपर, हर कंट्री लगा पड़ा है अपने वहां टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, बस उसमें क्या करना है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनानी है, PSLV GSLV का परीक्षण करना है। तो सब कहाँ करना है, समुद्रों में तो होगा, और कहाँ होगा, क्योंकि जब मिसाइल्स आपके यहाँ से चाहे PSLV चाहे GSLV जब वो ऊपर जाएगी तो जब वो नीचे की तरफ आएगी तो इन्वायरमेंट में ही तो आएगी, और फिर जब आपके वो उसमें मिसाइल जब वापस पानी में गिरेगी तो पानी की गहराई तक जाएगी, तो सोचिए अगर वो नीचे गिर रही हो, नीचे अगर कोई जीव हुआ तो वो डायरेक्ट मर जाएगा, उसके आसपास हुआ वो तब भी मर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूरा इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर देगा आपका। और अगर नहीं भी हुआ तो वो इतना केमिकल अपना वहां पे वो छोड़ देगा कि वो उस पानी में सांस लेके मर जाए। कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा ये है। एक टॉपिक है ये हमारा स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम द फर्म। अच्छा, हम लोग फर्म की बात क्यों करते हैं, आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और करंट का मुद्दा है। जैसे हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया है ना, ये रेफरेंस है टॉपिक के, ये जानिएगा, ये टर्मिनोलॉजी के रेफरेंस हैं। ये मत सोचिएगा कि इन्वायरमेंट पूरा खत्म हो गया इसके साथ, नहीं, वो टर्मिनोलॉजी ही एग्जाम में आपकी डायरेक्ट पूछी गई है, इसलिए हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है। ठीक है, क्या किया है हमने, उसको डिस्कस कर लिया है। मेंस में ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से रणनीति हैं या तैयार की गई है जिससे हम क्या कर सकें, किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकें, तो वो क्या है। इसके लिए अब फसल कटाई का होगा, ठीक है, उनको जलाना ना पड़े तो वो महीन महीन कट जाए जिससे उससे खाद बन जाए, तो वही मिट्टी में मिलाकर यूज कर लिया जाए। क्योंकि क्या होगा, जो आपका वेस्ट है वो है तो एक तरह का जीवाश्म ही, क्योंकि पेड़ तो जिंदा होते हैं, फिर वो काटे जाते हैं, फिर सूखते हैं। ठीक है, तो वो अगर सड़ेंगे तो क्या होगा, वो जब डैमेज होंगे या उसमें सड़न गलन पैदा होगी तो वो क्या करेंगे, मिट्टी को फर्टाइल करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए है ये, आप लोग बस एक बार कोशिश करिएगा इसको लिखने की, और उसके बाद जो है ये हम जो है कल डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, लेकिन इसको लिखने की एक बार कोशिश करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या है, इसको कल हम लोग पक्का डिस्कस करेंगे। ठीक, आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग इसके साथ ही अपने लेक्चर 2 के ऊपर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, या देख ही लेते हैं, 5 मिनट की बात है, देख ही लेते हैं कि स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम द फर्म क्या है। आपके ऊपर बर्डन ना है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, कर लीजिए। तो देखिए खरीफ के बाद, खरीफ क्या है, एक फसल का सीजन होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जब हमने खरीफ की फसल ले ली तो बहुत सारा क्या होता है, धान का इसका वो सब निकलता है, क्या वेस्ट निकलता है, तो वो क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्राउन कार्बन होता है। जब वो ब्राउन कार्बन इन्वायरमेंट में जाता है तो बहुत तरह से ओसन हो गया हमारा या ट्रीज हो गए, वो कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, तो अब ऐसा क्या किया जाए। और फिर आपने देखा है कि इस टाइम पे दिल्ली में क्या होता है, ठंड के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, कोहरा धुंध पैदा हो जाता है। तो क्या है कि इन सबको रोकना है, इन सबको रोकने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है, ये 5 चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पे। इसमें जो है agriculture waste are left after kharif ka which there is pollution due to fire by farmers। ठीक है,
जब किसान क्या करता है, अपने आग में वेस्ट को आग लगा देता है तो ये धुआं उठने लगता है, और सर्दियों के टाइम पर ये 70% तक होता है। ये किसका कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि 70% तक जो धुंध पैदा होती है, जो पोल्यूशन बढ़ जाता है, जो इन्वायरमेंट में गैसेस के में इम्बैलेंस हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि फार्मर्स अपने खेतों में आग लगा देते हैं। और एक चीज सोचिए कि हरियाणा पंजाब जैसे मतलब कि राज्य जो पूरे देश में कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, ग्रेन की सप्लाई बढ़ा रखी है उन लोगों ने, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा रखा है अपना, जिससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो अब इसलिए वो थोड़ा सा तो होगा नहीं, वो बहुत ज्यादा बल्क में होगा। क्यों? तो उसमें जब आग लगाई जाएगी तो वो फिर पूरे पूरे हरियाणा पंजाब के पास में होगी, उस बेल्ट के आसपास की होगी पूरी की पूरी। तो वहां से जब धुंध उठेगी तो वो शायद डायरेक्ट दिल्ली और वेस्ट यूपी के पास में पहुंच जाएगी। तो वो क्या करेगी? पहली चीज, बर्ड, ट्रीज और ह्यूमन, इन तीनों को नुकसान पहुंचाएगी। ह्यूमन के अंदर लंग्स में जाएगी, बर्ड्स में भी लंग्स में जाएगी, एनिमल्स के लंग्स में जाएगी, पानी के द्वारा अवशोषित की जाएगी, पेड़ों में जाएगी, ग्लेशियर्स में भी जाएगी, क्योंकि उसी के ऊपर तो हिमाचल है, वहां पे भी तो बर्फ होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? सब कुछ डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें ये था कि सब्जेक्ट अंडर हैविंग इन मल्टीपल सोल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिए हुए हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, और क्या क्या करिए उसकी उन्होंने बात कही थी। तो किसानों को जागरूक करना चाहिए कि भैया जो आप कर रहे हैं वो गलत है। उनको ये नहीं पता है कि इसमें आग लगाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। ये तो हम और आप पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं ना, इसीलिए तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जब आप किसी डीएम, जब आप किसी क्षेत्र में जाकर पोस्टेड होंगे, कहीं पर डीएम एसडीएम बनेंगे, तो जब आपको पता होगा तो आप अवेयर करेंगे लोगों को ना। तो आंसर में भी, इंटरव्यू में भी ऐसी बातें ही बोलनी है कि राइजिंग अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स। ठीक है, अपशिष्ट के खेत में ही छोड़ देना, इससे क्या होगा? उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सुपर एसएमएस टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाई गई है। अब ये सुपर जो है आपकी, ये है क्या? एसएमएस है क्या? ये एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है, जो क्या करती है, वेस्ट जो आपका होता है ना, तो ऐसे उसे काटती हुई चली जाती है, ये वो वाली है। और वहीं पर वेस्ट का क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। तो वहीं पर उसको काट देती है, वो वहीं पर पूरा बारूदे की तरह बिखर जाएगा, फिर उसमें पानी वाली डालेंगे तो उसको वो सड़ा गला के नष्ट कर देगी। फिर उसमें हाइपर सीड मशीन यूज की जाएगी। हाइपर सीड मशीन सीड्स का नाम से लग रहा है कि सीड्स को बोने के लिए होती है, और अपशिष्ट से जैव ईंधन बनाने पर बढ़ावा। तो ये बढ़ावा क्या है? जैसे आपने देखा है कि गन्ने का सीरा निकालने के बाद गन्ने से क्या बनाया जा रहा है, उसके जो वेस्ट बच रहा है उससे एथेनॉल बनाया जा रहा है। एथेनॉल अभी 2 दिन पहले करंट के आर्टिकल में मैंने आपको बताया है, अच्छे से उसको पढ़िएगा, वो भी आपका इसी का टॉपिक है। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी है, ज्योग्राफी का भी है, साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च का भी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक सिस्टमैटिक वे में आपको ये बता रहा है कि आपका जो वेस्ट है उससे आप क्या कर सकते हैं। साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? यही तो है ना कि ये पेन है तो इसको हम एक बार यूज कर ले तो उसका रीयूज कैसे करें। बहुत सारे इसमें काम चल रहा है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, कल हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होगा गाइस। आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बता दीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक दीजिएगा। नंबर मैंने आपको दे दिया है अपना, फिर से नंबर आपको एक बार दे देते हैं, लिख लीजिएगा 6388400361। पूजा सिंह नाम है मेरा। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है हम बता दीजिएगा, यूजफुल है आपके लिए, आपको भी आधा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद समझ में आएगा। 6 टॉपिक में हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जो कल मैंने आपको बताए थे प्री कम मेंस के लिए, लेकिन कम से कम 27 सालों से ट्रेंड देखा जा रहा है कि यूपीएससी ने उसके बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे। वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के हैं, सप्लाई सॉरी फूड चेन के हैं, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के। ये 6 के 6 टॉपिक हमें, इसके बाहर प्री के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, और इसके आगे का जितना सिलेबस है हमारा प्री कम मेंस का है। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।
कल हम लोग अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।